जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 19 नवंबर 2024 और आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। अच्छा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस लेक्चर का फायदा आपको कैसे उठाना है। तो आपको जो है वो एक शांत रूम में आराम से जो है वो बैठना है, ईयरफोन को लगाना है, जो भी आर्टिकल्स में बताते जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना है और मतलब अपने पेन और पेपर लेकर बैठना और शॉर्ट नोट्स यानी कि या फिर जो भी वर्ड्स वगैरह मैं बोलते जाऊँ तो वो लिखते चलना रफ में। उससे क्या रहेगा कि उससे आप टॉपिक में बने रहेंगे, कंसंट्रेशन आपका, फोकस्ड आपका जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये एक बेसिकली एक छोटी सी टिप है। और इसके अलावा आपको न्यूज़ की समरी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से समरी उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इवन न्यूज़पेपर की जो क्लिप्स है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जो भी हम लोग कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको लेक्चर में ही शॉर्ट नोट्स दे दूंगा जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे और उन्हीं नोट्स को जो है वो आपको अपने पास नोट डाउन करना है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। अब एक गिव अवे हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे ही इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को और उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा होगा, तो किसी भी एक लकी विनर को 8000 रुपीज के वर्थ की जो है वो किताबें उनके घर पर डिलीवर की जाएंगी सिविल सर्विसेज की। सो आपको भी ये मौका मिल सकता है गिफ्ट पाने का। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक का बटन जरूर हिट करना और शेयर जरूर करना। तो चलिए समय वेस्ट किए बिना जो है हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के रिसेंटली स्टेटमेंट को लेकर है। ये इंडिया की इकोनॉमी और ग्रोथ से रिलेटेड है और यूपीएससी के लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, आजकल तो बड़ी इश्यूज आ रहे हैं, इकोनॉमी स्लोडाउन हो गई है, कमाई हो नहीं रही और निर्मला सीतारमण जी बोल रही है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये उन्होंने बोला। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्राफीसदी महंगाई बोल रहे हैं, कंट्रोल में है और हमारी एक्सटर्नल पोजीशन जैसे फॉरेन ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छी है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे कि सब्जियों के दाम ही सोचिए आप बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे, यानी कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इससे बिजनेस ग्रो करेंगे और इकोनॉमी तेज चलेगी। सिंपल टर्म्स में लो इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि लोन लेना सस्ता होगा, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली ये चीज बताई है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लो करके फोकस जो है वो किया जाएगा किस चीज के ऊपर? फोकस जो है वो किया जाएगा कि ज्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्री शुरू होगी, फैक्ट्री शुरू होगी तो वर्कर्स को जो है वो जॉब्स मिलेगी। कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे रिकॉर्ड ई वे बिल्स बन रहे हैं, यह दिखाता है कि गुड्स का मूवमेंट स्ट्रांग है। रूरल एरियाज, गांव क्षेत्रों में डिमांड जो है वो काफी अच्छी है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि पीएमआई के नंबर भी पॉजिटिव हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की ग्रोथ को दिखाते हैं। इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी स्ट्रांग है। यह रिजर्व 11.8 मंथ्स तक के इंपोर्ट्स कवर करते हैं और एक्सटर्नल डेट का 100% से ज्यादा है। इसको फिर से समझते हैं। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये स्ट्रांग है, इसका मतलब जो है वो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है वो फॉरेन ट्रेड जो है वो काफी अच्छा कर रहे हैं और ये बात सच भी है। और ये रिजर्व 11.88 मंथ्स तक के इंपोर्ट कवर करते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है तो हम डॉलर्स में जो है वो पेमेंट कर सकते हैं या फॉरेन करेंसीज में जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। लगभग 11-12 महीने तक इतना हमारे पास पैसा रखा हुआ है और एक्सटर्नल डेट का 100% से भी ज्यादा है ये, यानी कि जितना हमारे ऊपर कर्जा है उसके 100% से भी ज्यादा रिजर्व है हमारे पास। मतलब हमारी इकोनॉमी ग्लोबल चैलेंजेस का सामना कर सकती है। इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, यानी कि जो भी परेशानी आ रही है उसका अच्छे से हम सामना जो है वो कर सकते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार इकोनॉमी पर नजर बनाए रखी है। उनका फोकस है कि इंडिया दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। सो गाइस, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये समझा कि इंडिया की इकोनॉमी अभी स्ट्रांग है
और सरकार उसे और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। तो ये तो एक बेसिकली यार एक फॉर्मलाइज स्टेटमेंट है, बट अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो शेयर है ये रिच लोगों तक ही सीमित है, आम जनता तक अभी ये शेयर जो है वो आ नहीं रहा है। आम जनता अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है काफ़ी सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में। इवन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ, यानी कि ये पॉजिटिव नोट्स हैं गाइस, ये यानी कि आप अपने मेंस में आराम से यूज़ कर सकते हो बिना कुछ सोचे। लो इंटरेस्ट रेट हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को बूस्ट करने में। पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि टोमेटोज, ओनियन, पोटैटोस, ये इसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यानी कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रिकॉर्ड ई वे बिल्स, रूरल डिमांड्स और पीएमआई ग्रोथ ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। स्ट्रॉन्ग रिजर्व है हमारा जो कि 11.8 मंथ्स के इंपोर्ट को कवर कर सकता है, और गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट जो है वो हमें बनाना है। तो बस ये बेसिक से पॉइंट्स थे जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ कैन डिजाइन हेल्प अ बिल्डिंग बी मोर क्लाइमेट रेजिलियंट। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही डेली अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स यानी कि HPBs के बारे में। इनका मेन फोकस होता है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि संसाधन की बचत हो। क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि जलवायु परिवर्तन का इस पर कोई असर ना पड़े। और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सतत होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो ये हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स का अल्टीमेट एम है एनर्जी और रिसोर्सेज का कंजम्पशन कम करना, कि कम से कम एनर्जी और कम से कम संसाधन का हम लोग उपयोग करें। और अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस का सामना करना, क्योंकि कभी भी बाढ़ आ जा रही है, कभी भी गर्मी देर हो जा रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है, कुछ भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन का जो है वो भरपूर तरीके से सामना करना, ये इसका हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। समझने वाली बात यह है कि ये बिल्डिंग फ्यूचर रेडी होती हैं और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के चैलेंजेस आ जाए एनवायरमेंट की, ये टैकल करने में बेस्ट रहती हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेटिव डिज़ाइन की। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स मिलकर काम करते हैं। इसका मेन पर्पस है कि मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल्स अचीव हो सकें, यानी कि जो भी गोल्स हम लोग क्रिएट करें उसको वो मेजरेबल गोल्स हों और जिसको अचीव किया जा सके, जैसे कि ऑप्टिमल लाइटिंग और कूलिंग के सिस्टम्स का डिजाइन और एनर्जी का एफिशिएंट यूज। मतलब कि सिंपल शब्दों में कि बिल्डिंग के अंदर जो लाइट्स लगती हैं, अब ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने घर पे लाइट जलाते तो बिजली का बिल आता है ना, तो लाइट जल रही है मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वो आउटपुट जो है वो दे बट एनर्जी कम कंज्यूम करे। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, यानी कि बिल जो है वो कम आना चाहिए, कम एनर्जी जो है वो जले और ज्यादा आउटपुट निकाले। यानी कि सिंपल शब्दों में और बताऊं मैं आपको, तो 1 लीटर में गाड़ी जो है वो 100 का एवरेज दे, कुल मिलाकर इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो ये बिल्डिंग के मामले में है कि आप जो है वो पूरे दिन भर भी लाइट जलाओ तो आपके पास बिल जो है वो कम आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है वो कम वो खींचे, बस ये चीज। और कूलिंग के सिस्टम्स भी डिजाइन करना है। कूलिंग मतलब क्योंकि आज की डेट में गर्मी बढ़ती जा रही है तो सभी लोग को एसी वगैरह चाहिए, तो ऐसे सिस्टम डिजाइन करो कि बिल्डिंग जो है वो ठंडी रहे। मतलब ये कि हर स्टेक होल्डर अपने एक्सपर्टीज को कंट्रीब्यूट करता है इस पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर, ताकि बिल्डिंग का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सस्टेनेबल मटेरियल के उपयोग का। डिजाइनर्स प्रेफर करते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जो ड्यूरेबल हो, यानी कि लंबा चलें, एनर्जी एफिशिएंट हो, यानी कि कम एनर्जी में अच्छा आउटपुट दें, और ऑक्यूपेंट फ्रेंडली हो, मतलब कि सभी लोग आराम से वहां पर रह सकें। जैसे लो एमिशन इंटीरियर्स या रिसाइकल्ड मटेरियल्स का उपयोग जो है वो करना, ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट को जो है वो काफी रिड्यूस करेगा। सस्टेनेबल मटेरियल्स ना सिर्फ बिल्डिंग के अंदर के एनवायरमेंट को बेटर बनाते हैं बल्कि बाहर के एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। पता है ये बात आपको? एनर्जी और वाटर एफिशिएंसी के बिना कोई भी क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग इनकम्प्लीट है। यानी कि कोई भी अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो और उसमें अगर आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो कि भाई क्लाइमेट का असर उसको ना पड़े, तो कोई मतलब ही नहीं है, वो बनाना ही वेस्टेज है। एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम जैसे एडवांस्ड HVAC और लाइटनिंग, इन सब चीज़ों का उपयोग जो है वो किया जाता है और एक ज़रूरी एलिमेंट है ये, क्योंकि आज की डेट में भाई हम लोगों ने LED बल्ब लगाना जो है वो शुरू कर दिया। क्यों? LED लाइट्स लगाना शुरू कर दी। क्यों?
पहले पुराने जो बल्ब आते थे वो ऑरेंज कलर के आपने शायद देखे होंगे, वो लाइट के साथ हीट भी प्रोड्यूस करते थे और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। बट आज की डेट में एलईडी बल्ब्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यस, आज की डेट में रेटिंग 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनिंग आती है, रेफ्रिजरेटर्स आते हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई कम से कम बिजली का बिल में जो है वो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो ये है भी, सही भी है। क्यों? क्योंकि ये सब एफिशिएंट है। वाटर मैनेजमेंट के लिए वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग ज़रूरी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, वाटर एफिशिएंट प्लम्बिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार की बिल्डिंग्स में। ये सब टेक्निक्स पानी की समस्या का जो इशू है उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। आज के क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को देखते हुए बिल्डिंग्स का क्लाइमेट रिस्क के लिए अडेप्ट करना ज़रूरी है। यानी कि कोई भी बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो ऐसी बने कि वो क्लाइमेट चेंज को जो है वो झेल सके। बाढ़ आ गई, हीट वेव्स हो गई, तूफान हो गए, ऐसे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए एक अच्छे डिज़ाइन स्ट्रेटजीज और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिज़ाइंस इंश्योर करते हैं कि बिल्डिंग्स की डिपेंडेंसी एक्सटर्नल रिसोर्स पर कम हो, यानी कि हमें बाहर से और दूसरी चीज़ इंस्टॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, बिल्डिंग के अंदर पहले से ही उसको बनाते समय प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें हों। लास्टली बात करते हैं मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन की। एक क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग का परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है ताकि उसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो, यानी कि लंबे समय तक उसको हम चला सकें। स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे एनर्जी और वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्डिंग को ज्यादा एफिशिएंट और एडाप्टेबल बनाते हैं। सो गाइज, आपने देखा कि कैसे डिजाइन का एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच एक बिल्डिंग को क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बना सकता है। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी पर्सनल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके शॉर्ट नोट्स आपके सामने हैं। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स जो है वो क्या होती हैं? जो फोकस करती हैं एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, रिसोर्स कंजर्वेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर। इंटीग्रेटिव डिजाइन का मतलब आप सभी लोग को लेकर आ रहे हो एक प्लेटफॉर्म पे, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए कंसल्टेंट्स को, जिससे कि वो अपने दिमाग को जो है वो और अपनी बेटर दिमाग लगाकर बेटर एडवाइस जो है वो देकर एक बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटपुट जो है वो क्रिएट कर सके मिलके। फिर रिसाइकल, ड्यूरेबल, इको फ्रेंडली मटेरियल्स का उपयोग करना ज़रूरी है। एनर्जी कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए एडवांस सिस्टम्स लगाने ज़रूरी हैं। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जैसे फ्लड और हीट वेव्स को टैकल करने के लिए डिज़ाइंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल परफॉर्मेंस के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता है। तो ये आप शॉर्ट नोट जो है वो अपने पास मेंशन जो है वो कर लीजिए, नोट डाउन जो है वो कर लीजिएगा। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। जीएस पेपर 3 और करंट अफेयर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक नया मैरीटाइम ट्रेड रूट है। मैरीटाइम ट्रेड रूट तो समझते हो ना, समुद्र का ट्रेड रूट, जो इंडिया के चेन्नई पोर्ट को रशिया के व्लादिवोस्टॉक से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर का मेन पर्पस है ऑयल, फूड और मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और एफिशिएंट बनाना। यह इनिशिएटिव इंडिया की मैरीटाइम नेशनल 2047 विजन का एक हिस्सा है, जिसका एम है इंडिया को एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाना। तो लिख लेना, मैरीटाइम नेशन 2047। पहले कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में 40 दिन लगते थे, लेकिन अब इस कॉरिडोर के थ्रू ये टाइम रिड्यूस होकर सिर्फ 24 दिन हो गया है। ये कॉरिडोर मैरीटाइम डिस्टेंस को 40% तक रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि अब ट्रेड ना सिर्फ फास्टर होगा बल्कि कॉस्ट एफिशिएंट भी बनेगा। अब समझते हैं इस कॉरिडोर की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ये इंडिया और रशिया के रिलेशन को और स्ट्रेंथन करता है। इसका अलाइनमेंट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ है, यानी कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ जुड़ा है, जो G20 समिट में अनाउंस हुआ था। ये एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कराता है, स्पेशली जब मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही हो तब। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अब ग्रीस के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है, स्पेशली IMEC के पोर्ट्स और कार्गो हैंडलिंग रिफॉर्म्स के एरिया में। इस कोलैबोरेशन का एम है इंडिया को एक और स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम हब बनाना और ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, एनहांस करना।
चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं है, ये एक बड़ा स्टेप है इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इंडिया के मैरीटाइम नेशन 2047 गोल के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है बाय यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मैरीटाइम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि समुद्री क्षेत्र में कानूनी सुधार भी जो है वो लाए जाएं। सो ये कॉरिडोर ना सिर्फ ट्रेड को और बेहतर बनाएगा बल्कि इंडिया को एक मैरीटाइम सुपर पावर बनाने की राह में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन भी है। सो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी, ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके सामने कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये है क्या। तो चेन्नई को व्लादिवोस्टॉक से कनेक्ट करेगा, ऑयल, फूड और मशीनरी ट्रेड के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि कर रहा है। इसने ट्रांजिट टाइम जो है वो 40 दिन से 24 दिन जो है वो कर दिया है, और डिस्टेंस भी जो है वो समुद्र का जो है वो 40% से रिड्यूस हो गया है। ये बेसिकली IMEC के साथ जो है वो अलाइंड है, और ये ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्रोवाइड कराता है जिस समय अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उस दौरान। और ये ग्रीस के साथ इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है उनके पोर्ट्स और कार्गो को बेहतर बनाने के लिए, और अपनी पोजीशन को जो है वो इंडिया स्ट्रॉन्ग कर रहा है एज अ ग्लोबल मैरीटाइम लीडर के लिए विजन 2027 के तहत 2047 के तहत। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। सो गाइस, इंडिया का टारगेट जो है नेट जीरो अचीव करने का, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि 2070 तक इंडिया को जो है वो नेट जीरो टारगेट जो है वो अचीव करना है। सो इस टॉपिक में जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस और सोल्यूशंस हैं इंडिया के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेट जीरो का मतलब क्या है। नेट जीरो का मतलब है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हम एनवायरमेंट में कर रहे हैं उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर लें, यानी कि जितना रिलीज कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब करवा लें। यह अचीव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का एक मेजर स्टेप है। इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 समिट में कमिट किया है कि हम 2070 तक नेट जीरो अचीव करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम अपनी एनर्जी और इंडस्ट्रियल सिस्टम को इस तरह ट्रांजिट करेंगे कि कार्बन एमिशन ग्रेजुअली कम होते चलें। क्लाइमेट चेंज के सीरियस इंपैक्ट हमारे आसपास दिख ही रहे हैं, जैसे गर्मी बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि फसलें खराब होती जा रही हैं, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी इसका नुकसान हो रहा है, पानी की कमी लगातार होती जा रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है तो दुनिया को अपनी क्यूमुलेटिव कार्बन एमिशन काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस करनी होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव एमिशन जो है वो कम करना होगा काफ़ी तेज़ी से। अब बात करते हैं इंडिया के सामने कौन से मेजर चैलेंजेस हैं। तो पहला है एनर्जी ट्रांजिशन का। रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच करना हमें पड़ेगा, पर हमारी एनर्जी डिमांड कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा है रिसोर्स स्कार्सिटी का, संसाधन जो है वो कम होते जा रहे हैं। सोलार और विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड और वाटर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तीसरा इक्विटी इशू, इंडिया की पर कैपिटा एमिशन दुनिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, पर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से एब्सोल्यूट एमिशन जो है वो काफ़ी हाई है, यानी कि ओवरऑल हमारे यहाँ पर हमारा जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस दिन भी हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था एक आर्टिकल में कि यूएसए चाइना के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा जो है वो तीसरे नंबर पर एमिट करती है कार्बन डाइऑक्साइड पूरे दुनिया भर में, बट हमारी पर कैपिटा एमिशन जो है वो काफ़ी कम है, बट ओवरऑल एमिशन काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के नेट जीरो का गोल को अचीव करने के लिए हम 3500 गीगावाट सोलार और 900 गीगावाट विंड पावर डिप्लॉय करने के पाथ में हैं, क्योंकि ये हमें करना ही पड़ेगा ये अचीव करना है तो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, फंडिंग की आवश्यकता है। एनर्जी डिमांड को कम करने के लिए हम कुछ स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं, जैसे एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस का उपयोग करना, यानी कि ऐसी डिवाइसेस का उपयोग करें जो कम से कम एनर्जी जो है खींचें, यूज़ करें। दूसरा नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट का एडॉप्शन, यानी कि बाइसिकल हो गई या वॉक करना, राइट। तो ऐसे यानी कि आज की डेट में तो यार मतलब लोग क्या, मैं अपनी बात करता हूँ, एक छोटे से डिस्टेंस पर जाने के लिए, जैसे अगर मुझे यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर जाना होगा ना, तो भी मैं पता नहीं क्यों गाड़ी उठा के जो है जाता हूँ या जाता ही नहीं हूँ। और आजकल तो यार ये सब एप्लीकेशन ने इतना बिगाड़ दिया है, ब्लिंकिट और ये वो,
इवन जैसे मुझे कोई भी छोटी सी चीज़ भी चाहिए होती तो ब्लिंकिट से मैं ऑर्डर करता हूँ। ये है बहुत गलत बात। आप बोल रहे होगे कि सर देखो अपनी ही बुराई जो है वो बता रहे हैं। यार देखो क्या होता है कि जब इंसान को अपनी बुराई पता होती है तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। बट सबसे ख़राब ये चीज़ होती है कि बुराई पता होने के बाद भी उसको सुधारता नहीं है आदमी, जैसे मैं। बट सुधार लूँगा यार, बहुत जल्दी सुधारूंगा। आजकल कुछ कुछ रिफॉर्म्स लेना मैंने शुरू कर दी हैं अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी काफ़ी कुछ चीज़ों के कारण हेल्थ जो है वो ख़राब कर ली थी मैंने। बट नाउ कमिंग बैक टू द पाथ। चलिए, रिन्यूएबल्स के साथ हमें न्यूक्लियर एनर्जी और डीकार्बनाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से फॉसिल फ्यूल्स को एलिमिनेट करना प्रैक्टिकल भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज के साथ हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि इक्विटी, पॉवर्टी एलिविएशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बैलेंस बना रहे, और ये एक मेजर चैलेंज है। सो नेट जीरो का पाथ मुश्किल है, पर अगर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और आम लोग मिलकर काम करें तो ये अचीवेबल भी हो सकता है। और इंडिया के लिए ये सिर्फ एक क्लाइमेट गोल नहीं बल्कि एक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। सो ये शॉर्ट नोट्स आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। तो नेट जीरो का गोल आपको अगर याद है तो ये लिखना नहीं। फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आज की डेट में, एनर्जी ट्रांजिशन की प्रॉब्लम, संसाधन खत्म होते जा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम, और इक्विटी का इशू, यानी कि किसी को फायदा हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, किसी को नहीं हो रहा। किसी को फायदा तो किसी को भी नहीं हो रहा है, यानी कि किसी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसी को कम नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 3500 गीगावाट सोलार और 900 गीगावाट विंड। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, डिमांड साइड मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को हमने टैकल कर लिया, तो ये सब सोल्यूशंस हैं। फिर गरीबी को हमें एड्रेस करना है और क्लाइमेट गोल्स को जो है वो डेवलपमेंट करते हुए अचीव करना है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। अब गाइस फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस अकाउंटेबिलिटी का एक टॉपिक है। सो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 दोनों ही पेपर्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट है ये। और इस डिस्कशन के एंड में जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के लिए। सो बात करते हैं हम लोग। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट है जो हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत दिया गया है। ये बात आप सभी लोग जानते हो। लेकिन सोशल मीडिया के एरा में क्या ये अधिकार का मिसयूज हो रहा है? चलो रीसेंट एग्जांपल लेते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, जो हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा हब बन गया है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम होना चाहिए? क्या 100% फ्रीडम मिलनी चाहिए सभी को, या अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है? भाई किसी को कुछ भी बोल देना बिना कुछ सोचे समझे, इज इट ट्रू? अब आप सोचो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो यार, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आप कोई अपना कार्य जो है वो कर रहे हो, और आपकी ट्रोलिंग हो रही है अच्छा काम करने के बावजूद भी, क्योंकि कोई भी आया गया। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, अभी बीच में मैंने एक रील जो है वो डाली थी, जिस पर अभी 4-5 दिन पुरानी बात है ये। उस रील पर करीब 1 करोड़ से ऊपर जो है वो व्यूज़ आ चुके हैं, और करीब कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 1 मिलियन लाइक्स हैं उसमें, और कमेंट्स मेरे ख्याल से कुछ 10-15 हज़ार कमेंट्स हैं। बट लोगों ने लोगों का जब मैं व्यू पॉइंट पढ़ता हूँ कमेंट्स देखकर, तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि लोगों की सोच जो है वो किस टाइप की, यानी कि लोग किसी को भी कुछ भी जो है वो बोल देते हैं बिना कुछ सोचे कि सामने वाला व्यक्ति कौन है कौन नहीं है। बस दे जस्ट राइटिंग रबिश थिंग्स। बट ठीक है, उनका अधिकार है बोलने का। मैंने भी किसी कमेंट डिलीट नहीं किया ना, मेरी आदत है डिलीट करने की। राइट, मैंने कहा बकना है गाली भगो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से और समझना। कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बोल दे, उसकी निंदा कर दे, उसकी डिग्निटी को हर्ट कर दे, क्या ये सही है? क्या इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहोगे? नहीं, गलत है ये। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इंश्योर करना भी होना चाहिए। अगर नहीं होता तो डेमोक्रेसी और सोसाइटल हार्मनी दोनों ही खतरे में आ जाते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत जरूरी है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द गार्जियन ने एक्स प्लेटफॉर्म छोड़ दिया क्योंकि टॉक्सिक कंटेंट और पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे या नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो इस पे ज्यादा था एक्स प्लेटफॉर्म पे। अब देखो, इतनी बड़ी कंपनी जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म छोड़ रही हैं, और सिर्फ गार्जियन ही नहीं, एनपीआर और पीबीएस जैसी यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसे स्टेप्स जो है वो ले चुके हैं।
ये ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि जब तक प्लेटफॉर्म टॉक्सिक कंटेंट को बैन नहीं करता तब तक वहां होने का कोई एथिकल पॉइंट ही नहीं है। तो सीधे सीधे ये आर्टिकल जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म को जो है वो टारगेट कर रहा है। बट एनीवेज, सो तो एक और मेजर प्रॉब्लम है, पता है, एल्गोरिदम्स की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स का मेन फोकस एंगेजमेंट बढ़ाना होता है, ना कि ट्रुथ इंश्योर करना। आजकल देखते हो यार, फेक न्यूज कितनी तेजी से वायरल होती है। कॉमेडी वीडियो, जैसे मैंने जो दौलत की वीडियो बनाई थी, वो एक प्रकार की कॉमेडी वीडियो थी, रोस्ट करने वाली वीडियो थी थोड़ी सी, मतलब इस टाइप की मैंने थोड़ी सी बनाई थी। तो मतलब वो भी ऐसा ही नहीं, मैंने कोई प्लान करके नहीं बनाया था, वो तो ऑन स्पॉट जो है वो निकला, राइट। जैसे कि मैं लेक्चर भी जो तैयार करता हूँ अपना, तो उसमें मुझे पता है कि भाई ये कंटेंट जो है वो मैंने स्टडी कर लिया, तो उसके बाद फिर मैं आपके साथ एक प्रकार से बात करता हूँ। ये मैं लेक्चर आपको डिलीवर करता हूँ, इसलिए मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट रियलिटी के साथ जो है वो कनेक्ट करवाता हूँ। तो यही सेम चीज होती है, लोगों को आज की डेट में सिर्फ कॉमेडी पसंद है, मस्ती पसंद है, क्रिंज बोलते हैं ना, क्रिंज जो रील्स आ रही हैं वो सब पसंद है। सोचिए आप, तो आजकल लोग इस पे जा रहे हो, और सोशल मीडिया पे फिर इसी को प्रमोट करा क्योंकि उससे उसको पैसे बनाने ना यार, एज सिंपल एज दैट। उनका काम कोई वेलफेयर एक्टिविटी का तो है नहीं, ना एथिक्स का है, उनको तो पैसे बनाने। यस, एथिक्स का भी हो सकता है अगर वो खुद ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये दौलत की रील वायरल वायरल हो गई, तो मेरे पास कुछ ऐसी स्पॉन्सरशिप भी आ रही है जो अनएथिकल है, मतलब काइंड ऑफ कि बोलते हैं कि इस कमेंट को जो है वो पिन पिन कर दो। एक मैंने बिजनेस डील ऑलरेडी की हुई है, तो बट वो थोड़ी सी मुझे ठीक लगी क्योंकि वो फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने की थी, उनका प्रॉपर बिजनेस था। मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है कि ठीक है, किसी को फॉलोअर बढ़ाने तो पैसे दे के बढ़ा लो, दुनिया कर रही है आजकल, राइट। बट जिसको नहीं करना उसको नहीं करना। अब दूसरी चीज़, अब मेरे पास एक वो आए थे, मतलब एक फोटो जो थी उसमें जो लेडी थी, मतलब वो होता है ना अट्रैक्ट करना फ्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को, कि अट्रैक्ट करो और फिर उसके बाद जो है वो करो, पैसे बनाओ, किसी को लूटो, तो ऐसी चीज़ें थी। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार, ये कंटेंट तो इसमें मेरे में तो जाएगा नहीं भाई। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन योर पर्सनल कैरेक्टर। आपका पर्सनल कैरेक्टर अगर आपको अलाउ करता है करने के लिए तो डू इट, मैं मना थोड़ा ना कर रहा। क्योंकि भाई जब कोई, मैं मना करने वाला होता भी कौन हूँ भाई, कानून है, कानून अगर बनेगा तो मना होंगी चीज़ें, नहीं बनेगा तो चलने दो भाई। एनीवेज, चलो, एक कॉमन फिनोमिना जो हम देखते हैं उसे कहते हैं इको चैम्बर अटैक, इफेक्ट, सॉरी, लिख लो ये, इको चैम्बर इफेक्ट, जिसमें लोग सिर्फ अपनी बिलीफ को रीइंफोर्स करते हैं और कॉन्ट्ररी व्यूज को इग्नोर करते हैं। यानी कि बोलते हैं कि मैंने जो बोला वो सही, साला भाड़ में जाओ तुम। इसको बोलते हैं इको चैम्बर इफेक्ट या एको चैम्बर इफेक्ट, कि मैं जो बोलूंगा वही आवाज मेरी ही गूंजनी चाहिए इस चैम्बर में, और किसी की नहीं सुनूंगा मैं, राइट। तो दिस इज द इशू विद पीपल राइट नाउ, कि लोगों को किसी की सुनना नहीं है। लेगेसी मीडिया जैसे न्यूज़पेपर और टीवी जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से अफेक्ट हो रही है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जगह अब रेवेन्यू ड्रिवन कंटेंट पर फोकस बढ़ गया है, कि जहां से पैसा मिलेगा वो चीज करो। एक स्टडी बाय जूलिया केज कहती है कि जर्नलिस्ट का एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्लेटफॉर्म लाइक एक्स क्वालिटी जर्नलिज्म को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस कैसे बनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, सिर्फ एंगेजमेंट या प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि मिस इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट और यूजर्स दोनों को एक फेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए काम करना होगा जो फ्री स्पीच और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बैलेंस बनाए। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बिना यह डेंजरस भी हो सकती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी अवेयरनेस ही इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। सो ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 4 एथिक्स के साथ आप लिंक कर सकते हो, और ये शॉर्ट नोट्स है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल में आता है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया पे हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए। गार्जियन जैसे आप एक फैक्ट मेंशन कर सकते हो कि गार्जियन ने ट्विटर से जो है वो एग्जिट ले लिया, जो ब्रिटेन की एक बहुत मतलब वो थी, न्यूज़पेपर है बहुत जाना माना, वर्ल्ड लेवल का, ग्लोबल लेवल का, द गार्जियन, आपको पता होगा। और आज की डेट में सोशल मीडिया एल्गोरिदम का फोकस होता है कि एंगेजमेंट बढ़ाओ। फाइनेंशियल और क्रेडिबिलिटी इश्यूज जो है
यही मतलब ये जो मीडिया जो है, मीडिया की जो फाइनेंस है और जो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, ये सोशल मीडिया के कारण खराब होती जा रही है। तो बैलेंस हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेटिक फ्रीडम में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेयर रेगुलेशन के थ्रू या अकाउंटेबिलिटी में फेयर रेगुलेशंस के थ्रू। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब गाइस हम बात करने वाले हैं अफ्रीका, मतलब इंडिया के अफ्रीका के साथ रिलेशंस के बारे में। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक जो है वो आपको समझने में मदद करेगा कि कैसे इंडिया अपनी ग्लोबल साउथ की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर रही है। स्पेशली मोदी जी की रीसेंट विजिट जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली बात ये करें कि नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया अफ्रीका की एक टॉप इकोनॉमी है और अब ब्रिक्स पार्टनर कंट्री भी बन गई है। कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पे कि ब्रिक्स के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं, और उनके नाम भी लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। पीएम मोदी और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनबू, इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन की है, जैसे डिफेंस कॉपरेशन, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग के इश्यूज। हिस्टोरिकल टाइज भी काफी स्ट्रांग है। जब नाइजीरिया को 1960 में इंडिपेंडेंस मिली थी तब इंडिया ने टीचर्स और डॉक्टर्स भेजे थे। आज भी 60,000 से भी ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां काफी स्ट्रांग है और दोनों देशों के बीच एक कल्चर और इकोनॉमिक ब्रिज का काम करते हैं। इकोनॉमिकली इंडिया और नाइजीरिया के जो टाइज हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। 200 से भी ज्यादा इंडियन कंपनीज ने वहां 27 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, स्पेशली फार्मा, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में। ये पार्टनरशिप्स दोनों देशों की ग्रोथ को म्यूचुअली सपोर्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं ब्राजील और G20 की। रियो दे जेनेरियो में पीएम मोदी ने ब्राजील के साथ रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया और एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया, अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रखेंगे। ये एक सिंबलिक स्टेप है जो दिखाता है कि इंडिया कितना ज्यादा कमिटेड है ग्लोबल साउथ को सशक्त करने में। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो लास्ट टाइम 2015 में हुई थी, अब ओवरड्यू है। ग्लोबल गवर्नेंस, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और हेल्थ सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए यह समिट बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि न्यू दिल्ली अगले साल इसको होस्ट करेगा और अपने कमिटमेंट्स को और स्ट्रांग बनाएगा। इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक और कल्चरल पार्टनरशिप है। तो ये यूपीएससी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और ये टॉपिक अच्छा लगा है और चेक करो, लाइक का बटन नहीं हिट किया है तो लाइक का बटन जरूर हिट कर लो। और शॉर्ट नोट्स में आप लिख लोगे नाइजीरिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में कि कब से हैं, कौन से एरियाज पर हमारे रिलेशंस आज की डेट में सबसे बेहतर है नाइजीरिया से। फिर 60,000 से ज़्यादा इंडियंस नाइजीरिया में हैं। अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया 2023 में G20 के अंदर, और इंडिया जो है उसने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। और पिछली बार इंडिया अफ्रीका फॉर्म समिट जो है वो हुई थी 2015 में, और नेक्स्ट जल्दी होनी चाहिए ऐसी उम्मीद है। और फोकस जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और हेल्थ सिक्योरिटी पर देखने को मिल रहा है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। अब बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, आर्टिकल 356 की के क्या प्रोविजंस है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम मणिपुर के क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 356 का मूल अर्थ क्या है। आर्टिकल 356 को हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं। ये तब लगता है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज इफेक्टिवली परफॉर्म ना कर पाए। इस वक्त प्रेसिडेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के कंट्रोल ले लेती है, यानी कि पूरा कंट्रोल स्टेट का जो है वो प्रेसिडेंट रूल के समय पर किसके पास चले जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहां पर प्रेसिडेंट रूल का शब्द है, मतलब अर्थ है प्रेसिडेंट रूल करेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसका रियल मीनिंग यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी। 1949 में
अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आर्टिकल 356 का कंसेप्ट समझाया था। यह प्रोविजन बना था स्टेट्स और यूनियन के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, लेकिन तब भी इसका काफी अपोजिशन हुआ। H.V. कामत, इन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम कहा था, लिख लेना। जबकि A.K. अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने इसके पक्ष में बोला था कि अगर कोई स्टेट फेल करे तो यूनियन का फर्ज बनता है इंटरवीन करने का। अब बात करते हैं मणिपुर की। 3 मई 2024 से लेकर 11 नवंबर 2024 तक मणिपुर में एथनिक वायलेंस काफी बढ़ गया था। लगभग 250 लोग मारे गए और 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए, उनको निकलना पड़ा, भगना पड़ा। ऐसे में आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट करना एक लॉजिकल स्टेप बन गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो चुकी थी कि देखो यार 250 लोग मर गए, 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ के भग गए, मतलब कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, तो लॉजिकली अब सेंटर को कूदना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 मई 2023 को एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया था, जिसमें कहा गया था कि पिछले 2 दिनों में मणिपुर में वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन कोर्ट की इंटरवेंशन स्लो थी और इसने वायलेंस को रोकने में इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई। इस वजह से जुडिशियल सिस्टम और एग्जीक्यूटिव मशीनरी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई कोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही है, एग्जीक्यूटिव क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, आर्टिकल 356 के लिए कौन लोग फेवर में थे, कौन अगेंस्ट में थे। तो आर्टिकल 356 के फेवर की अगर हम बात करें तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका कहना है कि यूनियन का फर्ज है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। के संथानाम, इनका कहना है कि तभी यूज करें जब स्टेट का फिजिकल ब्रेकडाउन हो। टी.डी. भार्गव, इनका कहना है कि तभी लगाएं जब कॉमन लिबर्टीज लोगों से छीन जाएं, मतलब कि लोग से फ्रीडम छीन जाए आम जनता से। फिर आर्टिकल 356 को नहीं लगाना है, इसके लिए लोग बोलते हैं जैसे H.V. कामत, इन्होंने कहा कि इसका मिसयूज हमेशा एक रिस्क है। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट को यह अंडरमाइन करता है, यह कहा गया H.V. कामत के द्वारा। अंबेडकर साहब ने भी यह कहा था कि आर्टिकल 356 का इंप्लीमेंटेशन एक्सट्रीम प्रिकॉशंस के साथ होना चाहिए। सो गाइज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आर्टिकल 356 का मिसयूज आप जानते हैं काफी बार देखा गया है, लेकिन इसका पर्पस इंडियन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। मणिपुर का केस यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप का एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को समझने के लिए काफी जरूरी है। जुडिशियल इंटरवेंशन की लिमिटेशंस और गवर्नेंस की फेलियर को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके मेंस के आंसर को काफी स्ट्रांग बनाएगा, जो मैंने भी आपको बताया। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 356 का, और ये नोट्स में आप आर्टिकल 356 के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी आपको आइडिया है ही। ये जरूर लिख लेना इनके नाम, B.R. अम्बेडकर जी ने कहा क्या चीज कही है, किसने अपोज किया है, किसने सपोर्ट किया है, मणिपुर के केस में क्या हुआ है, तो आप देख लो एक बार, ठीक है। और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आंसर लिखो तो फेडरल बैलेंस की इंपॉर्टेंस, जुडिशियल लिमिटेशन और गवर्नेंस चैलेंज जो हमने समझा है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। अब एक और एडिटोरियल को जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टाइटल है ट्विन नेग्लिजेंस, ये हेल्थ केयर और फायर सेफ्टी से रिलेटेड है। सो आज हम बात करेंगे एक अलग टाइप के टॉपिक के बारे में, जो सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस ही नहीं बल्कि सिस्टमैटिक फेलियर का एक उदाहरण है। मतलब देखो, हेल्थ क्राइसिस तो देखने को मिलते ही हम लोग को, बट सिस्टम का फेलियर, दैट इज द बिगेस्ट इशू। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो आइए समझते हैं। जीएस पेपर 2 में ही आपको काफी हेल्प करेगा। 15 नवंबर की रात महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, यहां पर नियोनेटाल इंटेंसिव केयर यूनिट में एक भयानक आग लग गई। इस इंसिडेंट में 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। हॉस्पिटल, ये विंग अपनी कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा पेशेंट को हैंडल कर रहा था। कितनी बड़ी गलती है। और उत्तर प्रदेश में डॉक्टर की सीवियर शॉर्टेज भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रही है।
ये हॉस्पिटल 1968 में स्टैब्लिश हुआ था और बुंदेलखंड के 5,000 से ज्यादा पेशेंट्स को डेली सर्व करता है। लेकिन इसकी कई विंग्स अब खस्ता हाल में हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस हादसे का कारण एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से और डेंजरस बन गया। डेटा के मुताबिक 2022 में उत्तर प्रदेश शॉर्ट सर्किट से होने वाली फेटालिटीज में चौथी रैंक पे था। यानी कि यह एक सिस्टमैटिक इशू है, सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सीडेंट नहीं। फायर सेफ्टी को लेकर हमारा रेगुलेशंस और इंप्लीमेंटेशन काफी वीक है, कमजोर है। इंडिया के पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 2021 में सिर्फ 3.3% ऑफ जीडीपी था। ये मेंशन कर सकते हो आप, जो डेवलपिंग कंट्रीज के ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। इस साल यूनियन बजट में हेल्थ केयर का एलोकेशन 2.2% से कम करके 1.75% कर दिया गया, जो ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के मुकाबले काफी इनएडिक्वेट है। एडिटोरियल्स भी इस बात को हाईलाइट करते हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को इंडिया में कंसिस्टेंटली इग्नोर किया गया है। फायर सर्विसेज वेल ऑर्गेनाइज नहीं है और उनमें इंप्रूवमेंट के कोई विजिबल साइन नहीं दिखते। ये इंसिडेंट सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है यार। हमें हेल्थ केयर और फायर सेफ्टी दोनों एरियाज में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप सोचिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे आगे चल के, और वहां पे अगर हॉस्पिटल्स हैं ओवर कैपेसिटी पे चल रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कल को कोई हादसा हो जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हादसे के लिए, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग करना, छोटी से छोटी चीजों को देखना जरूरी है। जहां पर पब्लिक रेगुलरली विजिट करती है, सोचिए एक छोटे से शॉर्ट सर्किट से कितना बड़ा हादसा हो गया, लोगों की जान चली गई है। तो ये इसके शॉर्ट नोट्स है गाइस। इंसिडेंट के बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो है वो जान चली गई। और इंडिया पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पे जो है वो अपनी जीडीपी का कितना खर्च कर रहा है और उसको कितना कम कर दिया अभी। फायर सेफ्टी इश्यूज से रिलेटेड हमारे यहाँ पर बहुत पुअरली ऑर्गेनाइज है। कहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर रेगुलर चेकअप नहीं होता है कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, प्रॉपर फायर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। और ये सब चीजें प्रॉपर 5 स्टार होटल्स में आपको मिलेंगी। 5 स्टार होटल्स में रईसों के लिए प्रॉपर सेफ्टी है, बट सरकारी अस्पताल में गरीबों के लिए कोई सेफ्टी नहीं। दैट इज द डिफरेंस। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ गाइस आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको पता है कि ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है? सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम या सीपीपीएस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि पेंशनर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस जो सोशल सिक्योरिटी को बूस्ट कर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए कैसे रेलिवेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सीपीपीएस का मतलब है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, जो कि एक एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम को 1 जनवरी से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका मेन एम है पेंशनर्स को कन्वीनियंस देना, यानी कि राहत देना, सुविधा देना। पहले जो पेंशनर्स को अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए अपनी डेजिग्नेटेड यानी कि जो बैंक की ब्रांच है वहीं पर जाना पड़ता था, अब उन्हें किसी भी बैंक की ब्रांच से अपनी पेंशन मिल सकेगी बिना किसी वेरिफिकेशन के। यह स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बढ़िया इंटरवेंशन है, जिसमें पेंशनर्स के कंफर्ट और ईज ऑफ एक्सेस को ध्यान में रखा गया है। पर यह प्रोसेस उतनी सिंपल भी नहीं है। अभी भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि हायर वेजेस पे पेंशन का इश्यूज। लगभग 1.3 मिलियन पेंशनर्स की एप्लीकेशंस पेंडिंग है हायर पेंशन के लिए, यानी कि वो हायर पेंशन चाह रहे हैं, उसकी ये पेंडिंग है। और ये एप्लीकेशन जो 2014 से पुरानी है, उनको प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पे स्लिप 25 साल पुरानी, उनका होना बहुत ज़रूरी है।
और काफी पेंशनर्स के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 25 साल पुरानी पे स्लिप कहां से आएगी? लोग वैसे तो रखते हैं लोग संभाल कर, राइट। मेरे भी पूरे जितने भी मेरे फादर ने जो है वो बहुत अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखे हुए हैं संभाल के अपने पास, हर एक चीज के। इवन मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक एक एक चीज प्रॉपर है, बट काफी सारे लोग नहीं रख पाते। तो ईपीएफओ को अपनी अप्रोच थोड़ा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स इंसान इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स कहां से लेकर आएगा? ऐसे जरूरी नहीं है कि 100% सभी लोग अपने पास रखें। कभी किसी का चोरी हो गया, गिर गया, घूम गया, शिफ्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, खराब हो गया। अब बात करते हैं ईपीएफओ के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। ईपीएफओ की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 साल से कोई भी कैश फ्लो प्रॉब्लम्स नहीं आई है। ईपीएफओ के पास स्टेबल पैसा कॉर्पस है और कंट्रीब्यूशन भी स्टेडली बढ़ रहा है। पर एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि गवर्नमेंट को एक हेफ्टी अमाउंट एलोकेट करना होगा या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना होगा ताकि पेंशन फंड को और सस्टेनेबल बनाया जा सके। गवर्नमेंट को यह भी क्लियर करना होगा कि अगर उन्हें किसी भी चैलेंज का सामना हो रहा है तो वो पब्लिकली अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अडॉप्ट करें ताकि सभी एलिजिबल पेंशनर को टाइम पर उनके अधिकार मिल सकें। यह इनिशिएटिव एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन अगर ये चैलेंजेस प्रॉपरली एड्रेस ना किए गए तो पेंशनर्स को उनके हक से दूर किया जा सकता है। सो गाइज, ये एक ईपीएफओ की नई पेंशन सिस्टम का एक डिस्कशन था और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पेंशनर्स को, जो काफी अच्छा स्टेप है। कुछ चीजें लिख लो। सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होगा, ईपीएस के अंडर आता है, ये लिख लेना। 1.3 मिलियन एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है हायर पेंशन के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम हालांकि अभी ईपीएफओ को फेस नहीं करनी पड़ रही पिछले 5 सालों से किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट गवर्नमेंट को जो है अपनी फंडिंग और कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये लास्ट टॉपिक था गाइस आज का हमारे, और होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आ गई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।